हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले हैं ये स्टार्टर 181 का ट्यूटोरियल। सॉरी, आई वाजंट एबल टू मेक वीडियोस फॉर पास्ट 2-3 कॉन्टेस्ट बिकॉज लाइक आई वाज ट्रैवलिंग बैक टू माय होम टाउन, तो मैं कॉन्टेस्ट वगैरह कुछ दे नहीं पाया। बट इफ़ यू गाइज वांट आई कैन मेक लाइक अप सॉल्व एंड मेक वीडियोज़ आउट ऑफ दैट। एंड वन मोर थिंग आई वाज थिंकिंग कि देखो कॉन्टेस्ट के बीच में तो 1-2 दिन का गैप होता है। तो आई वाज थिंकिंग कि इस टाइम में हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि यू गाइज कैन लाइक tell some question or maybe some past contest that you want me to cover, and you can mention that in the comment and I'll try to cover as much as I can. ठीक, तो this is तो what we gonna do, but what we are here to do is like starter 181. तो let's just discuss. ठीक, we are gonna discuss first 5. so let's start with the first question. ठीक, देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको एक एरे दी हुई है साइज n की। ठीक, आपको क्या बताना है, आपको एक ऐसा आपको 2 एलिमेंट्स बेसिकली पिक करने इस एरे के, सच दैट कि उनका सम जो हो वो इस एरे में प्रेजेंट ना हो। ठीक, तो जैसे कि आपको देखो कोई भी एक एरे दी हुई है, 4 -3 और 1 दिया हुआ है, तो आप क्या करना है, आप किसी एक ही एलिमेंट को 2 बार उठा सकते हो या तो कोई भी 2 अलग अलग एलिमेंट्स को उठा सकते हो। बेसिकली आपको ये बताना है कि कोई भी 2 एलिमेंट्स को पिक करके क्या ऐसा उनका सम हो सकता है जो इसमें एग्जिस्ट ना कर रहा हो। अगर हो सकता है तो वो 2 एलिमेंट्स जो पिक कर रहा है वो बता दो आप, अदरवाइज आप -1 बता दो अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो। ठीक, तो देखो इसको सोचते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि देखो कोई भी 2 एलिमेंट्स हैं, इनका सम जो हो वो इस एरे में प्रेजेंट कब नहीं होगा। ठीक, इसका केस क्या सोच सकते हो आप। तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि जो मैक्सिमम एलिमेंट है, अगर इसी को हम 2 बार ऐड कर दें, मैक्सिमम एलिमेंट को अगर हम 2 बार ऐड कर दें, क्योंकि तुम्हारा जो एरे में एलिमेंट्स है उसका मैक्स है जो ये मैक्स है। ठीक है, और इसको जो अगर 2 बार ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2 × मैक्स। तो क्योंकि तुम्हारा मैक्सिमम एलिमेंट एरे में जो प्रेजेंट है वो ये है, तो ये 2 × मैक्स तो कभी भी एरे में नहीं तुम्हारा प्रेजेंट होगा, है ना। ये तुम्हारा तब के लिए वैलिड होता हमेशा, 2 × मैक्स तुम्हारा तब के लिए हमेशा वैलिड होता जब तुम्हारे एरे में केवल पॉजिटिव एलिमेंट्स हो। ठीक, अगर मान लो तुम्हारी एरे में केवल जीरोज़ भरे हुए हैं, तुम्हारी एरे में केवल सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स ही जीरो हैं। ठीक, तो तुम कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो, उनका सम क्या होगा, उनका सम जीरो ही होगा, है ना। तो मतलब कि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है तुम्हारी एरे में जिसका तुम सम करो और तुम्हारा वो इस एरे में प्रेजेंट ना हो। ठीक, तो ये एक एज केस हो गया आपका। क्या एज केस है कि आपके अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो बेसिकली आपका आंसर -1 ही होगा हर केस में। ठीक, दूसरा केस क्या है कि अगर सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप 2 × मैक्स कर सकते हो, या फिर एक भी पॉजिटिव एलिमेंट है, एक भी अगर पॉजिटिव एलिमेंट है तो जो मैक्सिमम है उसको दुगना कर दो आप। लेकिन अगर मान लो सारे नेगेटिव हैं तो क्या होगा, जो मैक्सिमम होगा, मान लो एलिमेंट्स आपके -2 और -1। ठीक, तो इस केस में अगर तुम मैक्स × 2 करोगे, यानी कि अगर -1 × 2 करा आपने कि -1 और -1 2 को ऐड किया, तो ये देखो -2, ये क्योंकि तुम्हारे एरे में प्रेजेंट है ना। क्योंकि नेगेटिव को तुम जितना और नेगेटिव को जितना मतलब मल्टीप्लाई करोगे वो उतना ही छोटा होता जाएगा। ठीक, तो उसके चांसेस है कि वो छोटा एलिमेंट प्रेजेंट हो। तो अब देखो नेगेटिव के केस में क्या कर सकते हो तुम कि जो सबसे छोटा एलिमेंट है, अब तो देखो सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, -2, अब इसको अगर तुम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो अब ये और छोटा हो जाएगा। नेगेटिव के केस में क्या होगा, जैसे मल्टीप्लाई करोगे वो और छोटा होता है, पॉजिटिव के केस में मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा होता है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जब हमारा एरे में एक कोई भी पॉजिटिव एलिमेंट है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको और बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें क्या कर रहे हैं हम 2 × वो मैक्स एलिमेंट। ठीक, मतलब कि उसी एलिमेंट को हम 2 बार पिक करेंगे। छोटे को जब मल्टीप्लाई करोगे किसी चीज़ से तो वो और छोटा होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम कहेंगे कि मिनिमम एलिमेंट को ही हम 2 बार ले रहे हैं। तो -2 और -1 के केस में हम -2 को 2 बार लेंगे, और अगर मान लो तुम्हारा केस होता है -2 और 2, तो इस केस में हम क्या करते हैं, 2 को भी ले सकते हो, -2 को भी ले सकते हो। लेकिन अगर केस होता है जिसमें तुम्हारे सारे जीरोज़ हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में तुम कोई भी 2 एलिमेंट से पिक नहीं कर सकते हो। ठीक, तो यही आपका सोल्यूशन था बेसिकली। क्या था सॉल्यूशन, अगर हम इसका कोड देखने की कोशिश करें तो ये इंप्लीमेंट तो बेसिकली आप कर ही लोगे वैसे। क्या था, मैंने देखो इसको सॉर्ट कर लिया। अगर अब मेरा पहला एलिमेंट भी जीरो और लास्ट एलिमेंट भी जीरो, क्योंकि पूरी एरे सॉर्टेड है, तो पहला भी जीरो लास्ट भी जीरो, यानी कि बीच में भी सारे जीरो होंगे। ठीक, तो यानी कि पूरी एरे जीरो से अगर भरी हुई है तो क्या कर सकते हो, इस केस में आप -1 रिटर्न कर सकते हो। वरना आप चेक कर लोगे अगर एक भी एटलीस्ट आपका पॉजिटिव एलिमेंट प्रेजेंट है तो क्या करोगे, 2 बार पॉजिटिव एलिमेंट्स लिख दोगे, यानी कि 2 × मैक्स, है ना। अगर आपका पॉजिटिव मान लो नहीं प्रेजेंट है एक भी, तो फिर क्या करोगे, तो सबसे छोटा जो एलिमेंट होगा वो सबसे पहले इंडेक्स पे होगा, तो हम 2 बार नेगेटिव एलिमेंट चूज़ कर रहे हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा, ये आपने हो सकता कर भी लिया हो। ठीक, आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है फ्लिप प्रीफिक्स। इस सवाल में क्या है कि आपको एक बाइनरी स्ट्रिंग दी है। बाइनरी स्ट्रिंग क्या होती है, जिसमें केवल जीरोज़ और वंस हो। ठीक, तो ऐसी एक बाइनरी स्ट्रिंग आपको दी हुई है। आपको क्या बताना है, आपको एक ऑपरेशन में क्या कर सकते हो, आप कोई भी उसका प्रीफिक्स चूज़ कर सकते हो जिसमें आपके नंबर ऑफ जीरोज़ और नंबर ऑफ वंस सेम हो। यानी कि अगर नंबर ऑफ जीरोज़ x हैं तो नंबर ऑफ वंस भी x हों, यानी कि 2x साइज़ की कोई भी एक प्रीफिक्स चूज़ कर सकते हो जिनमें नंबर ऑफ वंस और नंबर ऑफ जीरोज़ बराबर हो। अब क्या कर सकते हो, उनको फ्लिप कर सकते हो, यानी कि जितने भी जीरोज़ हैं उनको 1 बना सकते हो, जितने भी वंस है उसको 0 बना सकते हो।
आपको बताना है आप ये ऑपरेशन कितनी बार भी परफॉर्म कर सकते हो, और आपको बताना है ये ऑपरेशन कुछ भी परफॉर्म करके आप कितनी नंबर ऑफ मतलब कितनी नंबर ऑफ यूनिक स्ट्रिंग्स आप बना सकते हो इससे, ठीक, कितनी नंबर ऑफ यूनिक स्ट्रिंग्स बना सकते हो ये आपको बताना है। जैसे कि देखो क्या है, जैसे कि आपका दिया हुआ है, मान लो 0 0 1 1 0 1, मान लो ये है आपकी स्ट्रिंग, ठीक। अब आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक ऐसा प्रीफिक्स चूज़ करोगे जिसमें नंबर ऑफ जीरोज़ और नंबर ऑफ वंस सेम हो। जैसे कि ये देखो ये वाला प्रीफिक्स है, इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ और नंबर ऑफ वंस सेम है आपके, तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप एक ऑपरेशन में इसको ये कर सकते हो, और ये आपकी एक नई स्ट्रिंग बन के आ गई। देखो एक नई स्ट्रिंग तैयार हो गई, हाँ एक नई स्ट्रिंग तैयार हो गई। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप और भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो क्या, हाँ देखो ये जो ये बड़ी वाली स्ट्रिंग है, ये जो पूरी स्ट्रिंग है, इसमें देखो क्या है, इसमें जो तुम्हारे नंबर ऑफ जीरोज़ और नंबर ऑफ वंस वो सेम है, तो इसमें भी फ्लिप कर सकते हो, यानी कि 1 1 0 0 1 0, ठीक। ये देखो एक और स्ट्रिंग बन के आ गई। एक और स्ट्रिंग क्या कर सकते हो आप, कि जो ये स्ट्रिंग बन के आई है, अब इसमें देखो इसमें आप वो कर सकते हो क्या, इसको आप फ्लिप कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी तो नंबर ऑफ जीरो और नंबर ऑफ वन सेम है, तो क्या कर सकते हो आप, इसको फिर से एक बार फ्लिप करोगे तो ये 0 0 हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा, और ये आपको हो जाएगा 1 0, ठीक। तो इस तरीके से आपकी 4 टोटल यूनिक स्ट्रिंग्स बन सकती हैं, ठीक। तो देखो इसको करने का आपको इंट्यूशन समझ में आ रहा होगा बेसिकली, अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखते हैं। देखो क्या है इंट्यूशन, इसको करने का इंट्यूशन देखो ये है कि हर एक जो आपका प्रीफिक्स है उसके पास 2 चॉइसेस हैं। हर एक प्रीफिक्स के पास क्या है बेसिकली, हर एक प्रीफिक्स के पास आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो उस प्रीफिक्स को आप क्या करो फ्लिप करो, या तो उस प्रीफिक्स को फ्लिप ना करो। बेसिकली एक तरीके से डीपी है, ठीक। लेकिन डीपी की तरह हम नहीं सोचते इसको, नॉर्मल आप सिंपल सा लूप की तरह भी कर सकते हैं इसको। बेसिकली तो है, तो मेजर कॉन्सेप्ट तो डीपी वाला ही है। क्या कॉन्सेप्ट है कि हर एक उसके लिए आपके पास क्या चॉइसेस है, हर एक बेसिकली नंबर ऑफ जीरोज़ और नंबर ऑफ वंस जिसमें भी सेम है। मान लो इसमें देखो जैसे कि x = 2 है, यानी कि 2 नंबर ऑफ जीरोज़ और 2 नंबर ऑफ वंस है, ठीक। इस केस में आप क्या कर सकते हो, ये 2 चॉइसेस है इसके पास, या तो ये फ्लिप होगा, या तो ये खुद फ्लिप होगा, या तो ये फ्लिप नहीं होगा, ठीक। ऐसे ही आपके पास सारे जितने भी ये ऐसे पेयर वो बन रहे हैं आपकी सब एरे, बेसिकली प्रीफिक्स सब एरे बन रही है जिसमें नंबर ऑफ जीरोज़ और नंबर ऑफ वन सेम है, उनके पास दो चॉइसेस हैं। क्या 2 चॉइसेस हैं, कि या तो वो फ्लिप होगा या तो वो फ्लिप नहीं होगा, ठीक। तो जैसे इसमें देखो इसमें कितनी ऐसी वो है, इसमें देखो एक ये आपकी प्रीफिक्स सब एरे है जिसमें तुम्हारे नंबर ऑफ जीरोज़ और नंबर ऑफ वन सेम है, एक आपके पास ये है, ठीक। तो अब देखो इसके पास तुम्हारी जो 2 चॉइसेस हैं और इस पूरी वाली के पास 2 चॉइसेस हैं, तो बेसिकली क्या है कि तुम पहली वाली को करो, दूसरी वाली को मत करो। दूसरी चॉइस क्या है कि पहली वाली को भी ना करो, दूसरी वाली को भी ना करो। तीसरी चॉइस क्या है, पहली वाली को ना करो, दूसरी वाली को करो। चौथी चॉइस क्या है, पहली वाली को करो, दूसरी वाली को भी करो। ये 4 ही तो चॉइसेस हैं। तो बेसिकली है क्या, ये है कि इसमें कितने नंबर ऑफ बेसिकली कितने नंबर ऑफ इसको तरीक़ों से बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। मान लो 3 साइज़ की होती तो क्या होता, पहले चॉइस होती कि तीनों को मत करो और फ्लिप, दूसरी होती पहले 2 को मत करो, तीसरे को करो। तो ऐसे कितने स्ट्रिंग बनती है, बेसिकली है कि आपकी 3 साइज़ की बाइनरी स्ट्रिंग को कितने तरीक़ों से आप यूनिक तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो क्या होता है, वो होता है 2 की पावर 3, 2 की पावर n, बेसिकली 2 की पावर n। n क्या है, n है आपका कितने नंबर ऑफ ऐसे प्रीफिक्स प्रेजेंट हैं जिसमें नंबर ऑफ जीरोज़ और नंबर ऑफ वन सेम है। क्यों, क्योंकि आपके पास देखो हर एक जो भी वो ऐसा सब एरे है उसके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो वो फ्लिप होगा या तो वो फ्लिप नहीं होगा। तो बेसिकली अगर आपके पास सबके पास 2 चॉइसेस हैं और ऐसी x प्रेजेंट है तो 2 की पावर x जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसको आप क्वेश्चन में जो टेस्ट केसेस दिया उससे भी आप एक बार समझने की कोशिश कर सकते हो। देखो जैसे कि इसमें देखो एक ऐसा प्रीफिक्स है तो इसका 2 की पावर 1, इसमें देखो एक भी नहीं है तो 2 की पावर 0, इसमें देखो 2 हैं, कौन कौन सा, एक ये 0 0 1 1, एक तुम्हारा 0 0 1 1 0 1, तो 2 हैं तो 2 की पावर 2, ठीक। और बाकी ऐसे भी देख सकते हो आप कि हर एक के पास 2 चॉइसेस हैं, हर एक को 2 चॉइस मिल ली, या तो वो फ्लिप होगा या तो फ्लिप नहीं होगा। तो ऐसे आपके पास मान लो x है तो हर एक के पास 2 चॉइसेस हैं, तो 2 की पावर x आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। इसमें भी इतना कुछ खास था नहीं, हो सकता है आपने सोच लिया, अगर नहीं सोच पाया तो एक बार कॉपी पेन लेके लिख के देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्यों यूनिक होगी वो। आओ तीसरा सवाल देखते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, देखने में बेसिकली कठिन लग रहा है थोड़ा सा, बट हाँ इसको जब हम बॉयल डाउन करेंगे तो ये थोड़ा सरल हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक। मैट्रिक्स है n क्रॉस m साइज़ की। आपको कह रहा है कि वो मैट्रिक्स बेस्ट कब होती है, वो मैट्रिक्स बेस्ट तब होती है जब आपके हर एक एडजेसेंट एलिमेंट का जो डिफरेंस है वो 1 होता है, ठीक। एडजेसेंट एलिमेंट यानी कि कोई भी 2 अगल बगल वाले सेल्स, उनका जो डिफरेंस होगा वो 1 होगा, ठीक। सारे पेयर्स का, ऐसे जितने भी एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं सबका जो डिफरेंस होगा वो 1 होगा, ठीक। और दूसरी चीज़ क्या कह रखा है, दूसरी चीज़ कह रहा है कि अगर कोई भी 2 एलिमेंट आपके एडजेसेंट है तो उन देखो जैसे कि
बेसिकली अगर हम डायरेक्ट मैट्रिक्स बना के ही देख लें, देखो ये मैट्रिक्स है मान लो आपकी, ठीक। तो पहली चीज़ तो क्या कह रहा है, पहली चीज़ कह रहा है कि अगर आपका एक्स और वाई एडजेसेंट है, मान लो ये यहाँ पे एक्स लिखा है, यहाँ पे वाई लिखा है, तो एक्स और वाई एडजेसेंट है, तो एक्स माइनस वाई जो होगा आपका, उसका एब्सोल्यूट जो होगा वो 1 होगा केवल, ठीक। दोनों, या तो मान लो एक्स अगर आपका 2 है तो वाई या तो 3 होगा, या तो अगर एक्स 2 है तो वाई 1 होगा, ठीक। ये दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है, क्यों, क्योंकि जो डिफरेंस है उनका वो केवल एक है, ठीक। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, दूसरी चीज़ कह रहा है कि आपका देखो ये चीज़ रो के लिए भी वैलिड है, ये चीज़ कॉलम के लिए वैलिड है। क्या चीज़, मान लो ये वैल्यू जो दी हुई है ये आपको एक्स दी हुई है, ठीक। अगर ये वैल्यू एक्स दी हुई है तो इसकी जो लेफ़्ट की वैल्यू है ये मान लो ए है, इसकी जो राइट की वैल्यू ये मान लो बी है। हाँ, तो अगर आप x को कंसीडर कर रहे हो तो आपका इसके जो लेफ्ट वाला एलिमेंट है और इसका जो राइट वाला एडजेसेंट एलिमेंट है उनका जो एवरेज होगा, बेसिकली a प्लस बी बाई 2 एवरेज होगा, तो वो क्या होगा, वो आपका बराबर होगा किसके, वो आपका बराबर होगा इस x के, ठीक। और दूसरी चीज़ क्या देख रखी है कि इसका ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा, ऊपर वाला एलिमेंट मान लो u है, नीचे वाला v है, तो इन दोनों के लिए भी ये सेम चीज़ वैलिड करेगी, क्या कि u प्लस वी, यानी कि इनका एवरेज जो होगा वो भी आपका x के बराबर होगा, ठीक। तो बेसिकली ये चीज़ कह रहा है, ये चीज़ कह रहा है कि ये सारे एलिमेंट्स के लिए अगर आपके सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि कोई भी एक एलिमेंट उठाया, पहली चीज़ तो कि उसके जो भी नेबर्स हैं उनका जो उसके साथ जो उसका डिफरेंस होगा वो 1 होगा, और दूसरी चीज़ कि ये जो एडजेसेंट वाले नेबर हैं उसके जस्ट मतलब लेफ्ट और राइट वाला है उसका एवरेज जो होगा वो उसके बराबर होगा, और उसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट का जो एवरेज होगा वो भी उसके बराबर होगा, ठीक। ये अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपकी वो जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स कहलाती है बेस्ट मैट्रिक्स, ठीक। आपको बताना है कितने ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे दी हुई मैट्रिक्स पे, एक मैट्रिक्स आपको दी है उस पर आपको कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे सच दैट वो मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाए एक बेस्ट मैट्रिक्स में, ठीक। वो मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाए एक बेस्ट मैट्रिक्स में, ठीक। तो देखो हमें दो चीज़ें दी हुई है, क्या क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, पहली चीज़ सेटिस्फाई करना चाहिए कि एडजेसेंट का जो डिफरेंस होगा, एडजेसेंट का जो डिफरेंस होगा वो आपका 1 के बराबर होगा, एडजेसेंट का डिफरेंस हमेशा 1 के बराबर होगा, ठीक है। एडजेसेंट का डिफरेंस अब देखो 1 के बराबर होगा तो कैसे हो सकता है, एडजेसेंट का डिफरेंस अगर 1 के बराबर होगा तो कैसे हो सकता है, देखो देखो एडजेसेंट का डिफरेंस 1 के बराबर होगा तो यानी कि अगर ये मान लो तुम्हारा x है, ठीक, तो क्या हो सकता है, आपकी जो बगल वाला एलिमेंट होगा वो x प्लस 1 हो सकता है, उसके बगल वाला जो एलिमेंट होगा, अब इसके बाद देखो दो चॉइसेस है, या तो ये x बन सकता है या तो ये बन सकता है x प्लस 2, ठीक। क्यों, क्योंकि इसका जो डिफरेंस बनाना है, अगर ये देखो मान लो एक वैल्यू तुमने x फिक्स करी, कोई भी एक वैल्यू तुमने फिक्स करी कि x है, ठीक। तो अब देखो इसके बगल वाले एलिमेंट के पास क्या चॉइस है, इसके पास चॉइस है या तो ये x प्लस 1 बन सकता है, या तो क्या बन सकता है, या तो ये बन सकता है x माइनस 1, ठीक। अगर या तो ये x प्लस 1 बनेगा या तो x माइनस 1 बनेगा, तो अब देखो अगर मान लो x प्लस 1 बना, अगर ये x प्लस 1 बना तो इसके अगले एलिमेंट के पास क्या चॉइस है, इसके अगले एलिमेंट पर चॉइस है या तो ये x प्लस 2 बनेगा, क्योंकि डिफरेंस जो होगा वो खाली 1 ही हो सकता है, ये तो आपने देखा था कि डिफरेंस जो होगा वो 1 ही हो सकता है, तो अगर x प्लस 1 बना तो x प्लस 2 बन सकता है, या तो एक चॉइस है कि वो x भी बन सकता है, ठीक। लेकिन देखो क्या चीज़ बनेगा, x प्लस 2 बनेगा या फिर x बनेगा, मैं कहता हूँ कि क्या बनेगा, मैं कहता हूँ कि बनेगा x प्लस 2, क्यों, क्योंकि देखो क्योंकि आपका वो भी प्रॉपर्टी है ना एवरेज वाली, तो देखो अगर x प्लस 1 आपको लाना है एवरेज तो क्या हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा ना कि x प्लस जो भी नीचे होगा, अगर नीचे मान लो तुम x ही लिख देते हो, ठीक, तो इसका एवरेज क्या आ रहा है, इसका एवरेज तो x ही आ जा रहा है ना, लेकिन अगर मान लो तुम x प्लस 2 लिखते हो, x प्लस 2, ठीक, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा 2x प्लस 2 बाई 2 जो कि होगा x प्लस 1, यही तो लाना है आपको। तो बेसिकली क्योंकि देखो ये इससे एक कम है, ये इससे एक कम है, और आपका ये इससे फिर एक बड़ा होना चाहिए अगर एवरेज आपको बराबर करना है, क्योंकि डिवाइड बाय 2 हो रहा है, ठीक। तो क्योंकि एक कम हो गया ऑलरेडी, एक कम मिल चुका है, और एक प्लस 1 अगर ले आओगे आप, प्लस 1 और माइनस 1 फिर आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका जो एवरेज होगा वो इसके बराबर ही आ जाएगा। तो यहाँ से क्या चीज़ निकल के आई, यहाँ से निकल के आया कि अगर मान लो इसको x चूज़ कर रहा हो और इसको आप मान लो x माइनस 1 चूज़ कर रहे हो, तो अब ये वैल्यू x प्लस 1 हो सकती है, और फिर अगर ऐसा ही सेम चीज़ है तो ये वैल्यू फिर x प्लस 2 होनी चाहिए, तो बेसिकली ये आपका AP में हो जाएगा, ठीक, अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होता है, और उसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा 1। दूसरी चॉइस क्या है आपके पास, दूसरी चॉइस है कि मान लो अगर आपने यहाँ पे x भरा और ये आपका x प्लस 1 था, अगर ये आपने x भरा और ये ऊपर वाली वैल्यू x प्लस 1 थी, अब देखो अब क्या चॉइस है इसके पास, अब इसके पास एक ही चॉइस है, क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए x माइनस 1, क्यों, क्योंकि इसका फिर से आपको वही करना है क्या कि x प्लस 1
और प्लस एक्स माइनस वन बाय टू, तो ये क्या हो जाएगा, फिर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2x बाय टू जो कि आपका x के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ए पी आपकी, लेकिन इसमें क्या है डिफरेंस आपका, डी की वैल्यू क्या है, इसमें डी की वैल्यू है -1। तो बेसिकली आप किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम को अगर आपको वो कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए फिल करना है तो कैसे फिल करोगे, तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि आपकी वो ए पी में होना चाहिए जिसका डिफरेंस या तो 1 हो या तो -1 के इक्वल हो। ठीक, ये पहली चीज़ हो गई, ये तो इंडिपेंडेंट हो गई कि हर एक रो कैसे फिल करोगे। लेकिन अगर आप दो रो का तुम्हारे साथ में काम हो रहा है, दो रो का अगर तुम्हारा साथ में फिल करना है तो अब देखो वो कैसे फिल करोगे। ये अभी इंडिपेंडेंट रो की बात हुई है, ठीक, इसका भी केवल रो का रो से हुआ है। अब कॉलम और रो दोनों का एवरेज क्योंकि निकालना था, है ना, क्योंकि हमें ये एक्स अगर तुम भर रहे हो तो ये ए और बी का एवरेज और ये यू और वी इन सब का एवरेज इस एक्स के बराबर होगा, यानी कि ए प्लस बी बाय टू भी जो होगा वो भी एक्स के बराबर होगा और u प्लस वी बाय टू जो होगा वो भी x के बराबर होगा। तो ये दोनों चीज़ें हमें मेक श्योर करनी है। अभी हमने क्या खाली एक मेक श्योर किया है, या तो केवल कॉलम के लिए या तो केवल रो के लिए। तो हमने क्या निकाला है कि जो होगा वो ए पी में होगा और उसका डी की वैल्यू होगी या तो तुम्हारी +1 या तो -1। ठीक, चलो अब दूसरी चीज़ देखते हैं। अब देखते हैं कि कोई भी दो लगातार रो फिल करके देखते हैं। ठीक, कोई भी लगातार दो रो फिल करके देखते हैं। देखो मान लो मैंने कहा कि इसको मैंने x से भरा है, ठीक, ये मेरा x+1 हो जाएगा, ये मेरा x+2 हो जाएगा, ये मेरा x+3 हो जाएगा। ठीक, ये मेरा x+1 हो गया, ये मेरा x+2 हो गया, ये मेरा x+3 हो गया। ठीक, अब देखो, अब मैंने कहा कि इसको तुम्हें जो भरना है, अब इस अगली वाली रो को इसको जब तुम भरोगे तो ये भी ए पी में होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये भी ए पी में होनी चाहिए, इसका डिफरेंस या तो 1 हो या तो -1 हो। दूसरी चीज़ क्या है कि अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी केवल 1 के बराबर होना चाहिए। तो इसके पास भी देखो अब दो चॉइसेस हैं, या तो ये क्या हो सकता है, या तो ये x+1 होगा या तो ये x-1 होगा। ठीक, या तो ये x+1 होगा ये वाली वैल्यू या तो x-1 होगा। मान लो मैंने लिया x+1, अगर इसको मैंने x+1 लिया तो अब देखो अब दो चॉइसेस है मेरे पास, या तो मैं इसको x+1, x+2, x+3, x+4 इस वाली ए पी में चलाऊँ, या तो मेरे पास क्या चॉइस है, इसको मैं x+1 है करिए तो फिर x-1, x-2 ये वाली ए पी में चलाऊँ। अब देखो इन दोनों में से कौन सी भरोगे तो तुम्हारा जो कंडीशन है कि इनका डिफरेंस जो होना चाहिए वो 1 के बराबर होना चाहिए, वो वैलिड होगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे x भर देता हूँ, अगर यहाँ मैं x भर देता हूँ तो देखो अभी तक डिफरेंस वैलिड है। अगर मैं x-1 यहाँ पे लेकिन भर देता हूँ, अब देखो डिफरेंस क्या हो गया, अब डिफरेंस 3 का हो गया जो कि अनवैलिड है, जो कि वैलिड नहीं है तुम्हारा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस तो 3 का हो गया ना। तो अब मैं दूसरी वाली इसको ट्राई करता हूँ, अगर यहाँ पे x+2 भरा तो अब अभी तो वैलिड है। अगर यहाँ पे मैंने x+3 भरा देखो अभी भी वैलिड है। अगर मैंने यहाँ पे x+4 भरा अभी भी वैलिड है। डिफरेंस हमेशा 1 का ही है। तो यहाँ से देखो एक और क्या चीज़ निकल के आई, यहाँ से निकल के आई कि अगर तुम इस वाली रो का तुम ए पी, इस वाली रो को तुम अगर उसमें ए पी में लिख रहे हो जिसका डिफरेंस 1 के बराबर है, 1 के बराबर है या फिर -1 लिया है, कोई भी एक लिया है, तो वही तुम्हारी सारी रो में होना चाहिए। और देखो अब क्योंकि इसको तुम्हें फिर x+2 रखोगे और फिर इसको x+3 रखोगे, क्योंकि देखो सारी रोज़ क्योंकि तुम्हें ये वाली चीज़ लेके चलनी है। अगर मान लो तुम्हें केवल रो का दिया होता या फिर केवल ये कॉलम का दिया होता तो तुम्हें ये आपस में नहीं देखना पड़ता, आपस में दो रो का नहीं देखना पड़ता। इंडिपेंडेंट तुम रो का देख लिया तुमने कि ये ए पी में है तो काम हो जाता। लेकिन क्योंकि तुम्हारा ये हर एक कॉलम के लिए भी वैलिड है, इसलिए तुम्हारा ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जिस एक ए पी को चूज़ कर लोगे तुम, है ना, जिस एक डी को तुमने चूज़ कर लिया है, अब अगर तुमने D+1 चूज़ किया है तो अब तुम हर एक रो और हर एक कॉलम को उसी +1 से भरना पड़ेगा, वरना तुम्हारी क्या हो जाएगा, वरना तुम्हारी जो बगल वालों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 1 के बराबर होना चाहिए। ये वाली कंडीशन तुम्हारी फेल हो जाएगी। तुम दोनों में से एक ही कंडीशन सेटिस्फाई कर पाओगे फिर अगर तुमने क्या किया, ये मेक श्योर नहीं किया कि जो तुम्हारा डी है, जो ए पी में तुम्हारा डी की वैल्यू है वो तुम्हारी सेम नहीं है। मान लो किसी रो के लिए तुमने 1 रख लिया, किसी रो के लिए तुमने -1 रख लिया, तो अलग अलग नहीं रख सकते, तुम्हें दोनों के लिए सेम ही रखना पड़ेगा। ठीक, अगर तुम्हें दोनों के लिए देखो अब सेम ही रखना है, अब तुम्हें एक डी फिक्स हो गया है, तो अब देखो अब इस तुम पूरी उसको मैट्रिक्स को कैसे भर सकते हो। अब इस पूरी मैट्रिक्स को भरने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। ठीक, देखो अगर इस पूरी मैट्रिक्स को अब भरना है, अब मैं बेसिकली एक तरीके से एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक पहला एलिमेंट फिक्स कर दिया, पहला एलिमेंट मान लो मैंने x रख दिया। ठीक, अब देखो अब मैं सारी रोज़ कैसे भरूंगा, कोई भी एक पर्टिकुलर रो अगर भरनी हो मुझे या भी पर्टिकुलर सेल भरना हो तो उस सेल को भरने का फॉर्मूला देखो मैं निकालूंगा। देखो ये हो जाएगा मेरा x+1, ये हो जाएगा मेरा x+2, ये हो जाएगा मेरा x+3, ये हो जाएगा मेरा x+4। ठीक, ऐसे ही ये हो जाएगा मेरा x+1, यहाँ पे हो जाएगा x+2, यहाँ पे हो जाएगा x+3। ठीक, तो बेसिकली अगर कोई भी मुझे सेल भरना है तो ये क्या होगा, ये होगा ये जो x की वैल्यू है प्लस जितना इसमें हम
क्या कर रहे हैं, जितना इसमें हम एक्स में ट्रेवल कर रहे हैं, जितना हम इसमें वाई एक्सेस में ट्रेवल्स कर रहे हैं, ये दोनों जितना जितना ट्रेवल्स कर रहे हैं उतना उतना और ऐड होगा। ठीक, तो बेसिकली एक्स एक्सेस में कितना ट्रेवल्स किया हमने, एक्स एक्सेस में ट्रेवल्स किया 3। ठीक, थर्ड वाली सेल की बात हो रही, तो 3 ट्रेवल्स किया। वाई एक्सेस में कितना ट्रेवल्स किया, वाई एक्सेस में 2 ट्रेवल्स किया, 1 2। ठीक, तो बेसिकली x + 2 + 3। ठीक, ये x + 2 + 3 कब होगा, जब हमने d की वैल्यू मानी है 1। लेकिन अगर d की वैल्यू हम -1 मानते तो क्या हो जाता है, x - 2 - 3। क्यों, क्योंकि ये बेसिकली 2 नहीं है, ये बेसिकली है 2 × जो भी d की वैल्यू है। तो अगर हमें d की वैल्यू, और ये भी 3 × d की वैल्यू है। ठीक, अगर d की वैल्यू मेरी -1 होती तो हम फिर -2 और -3 लेते, अगर ये +1 है तो +2 और +1 लेते। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल गया है, कोई भी अगर आपको सेल भरना है जिसकी वैल्यू है i और j, तो इसका फॉर्मूला निकल के आया कि x + d × i + d × j। ठीक, ये आपका फॉर्मूला निकल गया, जहाँ पे d या तो -1 होगा या तो +1 होगा। ठीक, अब देखो, अब कोई भी सेल आप भरने का फॉर्मूला पता चल गया आपको, कोई भी सेल भरने का फॉर्मूला पता चल गया है। ठीक है, तो अगर हमने एक x फिक्स कर लिया है, एक x फिक्स कर लिया है, तो अब देखो ये वैल्यू तो मेरी क्या, अगर मैंने कोई भी एक d फिक्स कर लिया, d मेरा क्या हो सकता है, या तो -1 होता है तो +1 हो सकता है। ठीक, अगर मान लो d को मैंने -1 फिक्स कर लिया, तो अब देखो, अब हर एक सेल से मैं ये di - dj को क्या माइनस नहीं कर सकता हूँ, हर एक सेल से ये di और dj को माइनस नहीं कर सकता हूँ क्या, क्योंकि d तो मैंने फिक्स कर लिया, i और j हर सेल का फिक्स है ही ऑलरेडी। तो मैं इसके लिए इस x की वैल्यू निकल के आ जाएगी कि नहीं। ठीक, तो मतलब कि हर एक सेल के लिए मुझे पता चल जाएगा कि इसकी बेस वैल्यू क्या होनी चाहिए, हर एक सेल के लिए मुझे पता चल जाएगा कि इसकी बेस वैल्यू क्या हो रही है। हर एक सेल के लिए जा के मैं पता कर लूँगा कि अगर मैं ये वाला d चूज़ कर रहा हूँ तो इसकी बेस वैल्यू क्या निकल के आ रही है। अब जितने सेल्स के लिए बेस वैल्यू सेम है, क्या मैं उन सबको सेम बेस वैल्यू से बना सकता हूँ, ये कह सकता हूँ मैं। और जितनों के लिए सेम नहीं है उन सबको मैं चेंज करके कुछ और कर दूंगा, उनको चेंज करके क्या कर दूंगा कि जो भी मेरी बेस वैल्यू है वो +i × d + j × d। ठीक, तो इसको तो मैं हमेशा परफॉर्म कर सकता हूँ एक ऑपरेशन में। तो मैं क्या चूज़ करना चाहूँगा, मैं एक ऐसा मैक्सिमम, किसके लिए मैक्सिमम बेस वैल्यू सेम आ रही है, कितने एलिमेंट्स हैं जिनके लिए मैक्सिमम बेस वैल्यू सेम आ रही है, वो मैं निकालने की कोशिश करूँगा। वो अगर मेरे -1 के लिए आ रही होगी तो -1, वो मेरे अगर +1 के लिए आ गई तो +1। ठीक, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं रो के लिए एक फ़िक्स करूँगा d और एक कॉलम के लिए d फिक्स करूँगा। दोनों के लिए एक एक d फिक्स कर दिया, ये या तो हो सकता है -1 या तो हो सकता है +1, ये हो सकता है या तो आपका +1 या तो हो सकता है -1। अब दोनों के लिए एक एक चूज़ कर लिया, इसके कितने 4 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, -1 +1 +1 +1 -1 +1 और एक हो जाएगा आपका -1 -1। ये 4 पॉसिबिलिटी है आपकी। अब किसके लिए आपकी सबसे ज़्यादा एलिमेंट जो बेस वैल्यू है वो सेम आ रही है, ये आपको बेसिकली निकालना है। ये कैसे निकालोगे, इस पे लूप चलाओ, पहला लूप, दूसरा लूप आप अपनी मैट्रिक्स पे चलाओ। मैट्रिक्स में क्या करोगे, अब जाके जो भी आपकी a ऑफ i j है उसमें से क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। आप क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दोगे, i × d, di वाला, मतलब कि ये मान लो di और ये dj है, तो i × di - j × जो आपका dj है। ठीक, ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको एक बेस वैल्यू निकल के आएगी। अब आपको ये चेक करना है कि किसके लिए बेस वैल्यू सबसे बड़ी कौन सी बेस वैल्यू है, उस वाली बेस वैल्यू को आप मान के बाकी सारों के लिए ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करोगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप एक बार सब्ट्रैक्ट करके निकाल लोगे, ऑलरेडी खुद से निकाल के चेक करोगे, किसी एक मैट्रिक्स के लिए ये पूरा निकाल के चेक करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेस वैल्यू का क्या मतलब है। बेस वैल्यू है कि एक ऐसी वैल्यू जिसको मैं बेस मान के बाकी पूरी मैट्रिक्स को फिल कर सकता हूँ, और जितनी ज़्यादा के बेस वैल्यू सेम होगी उतने ही कम मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं देखो यही कर रहा हूँ कि ये -1 और +1 मैंने 2 वेक्टर बना लिए, इन पे मैं लूप चला रहा हूँ, और दूसरा लूप कहाँ पे चल रहा है मेरा, दूसरा मैट्रिक्स पे चला रहा हूँ, और यहाँ पे देखो बेस वैल्यू निकाल के ला रहा हूँ। ये वैल क्या है, वैल मेरी एक तरीके से बेस वैल्यू है। अब जिनके लिए बेस वैल्यू सबसे बड़ी होगी उतने ऑपरेशन मुझे कम परफॉर्म करने पड़ेंगे। टोटल ऑपरेशन है n × m, और उतने ही कम ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करने पड़ेंगे। इसी को मुझे मिनिमाइज़ करना है। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार कॉपी पेन पे ज़रूर लिख के देखना है कि बेस वैल्यू क्या चीज़ है। ठीक, और वो जो मैंने एडजेसेंट सेल्स वाली बताई थी वो प्रॉपर्टी क्यों नहीं सेटिस्फाई करेगी अगर मैं अलग अलग AP लेके चलता हूँ तो। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन देखो आइडेंटिकल है, मतलब कि इसमें जो वो यूज़ हो रहा है, कॉन्सेप्ट जो यूज़ हो रहा है वो सेम है, बाकी करना जो है, जो मतलब रिटर्न करना है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी कि आपको इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ रिटर्न करनी है, बट कॉन्सेप्ट जो है वो मोटा मोटा सेम ही है। ठीक, तो पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर उसके बाद बताऊँगा कि उसमें क्या रिटर्न करना है, इसमें क्या रिटर्न करना है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक, तो देखो एक तरीके से आपको दिया हुआ है
क्वेश्चन आप पढ़ लेना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से दिया हुआ है, मैं आपको थोड़ा सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, आपको बेसिकली एन नोड्स दी हुई है एक ट्री की। ठीक, आपको एन नोड्स दी हुई है, आपको कहा गया है कि हर एक नोड को आपको क्या करना है, एक कलर असाइन करना है। हर एक नोड को एक कलर आप कोई भी असाइन कर सकते हो 1 से लेके n तक। ठीक, या तो सबको अलग अलग कलर असाइन कर दोगे तो 1 से लेके n तक टोटल कलर आप असाइन कर लोगे, लेकिन आप क्या कर सकते हो, एक को एक से ज़्यादा कलर भी असाइन कर सकते हो। कलर असाइन करने के लिए आपको कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। क्या कंडीशन है? पहली चीज़ है कि या तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि कोई भी कलर जो होगा वो या तो 0 नोड्स को असाइन होगा या तो फिर 2 या 2 से ज़्यादा नोड्स को असाइन होगा। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी कलर केवल एक नोड को असाइन है। ठीक, तो मोटा मोटा ये कहने का मतलब है कोई भी कलर एक नोड का असाइन नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है? दूसरी कंडीशन दी हुई है कि अगर आप कोई भी एक एज चूज़ करते हो, कोई भी एक एज चूज़ करते हो, कोई भी एक एज के लिए ऐसा एक से ज़्यादा पेयर नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो बेसिकली क्या कह रहा है? कह रहा है कि देखो पहली चीज़ तो है कि आप मान लो आपको एक पूरा ये दिया हुआ था ट्री। ठीक, पहली चीज़ तो इनको कलर असाइन करना है। मान लो इसको आपने 1 दिया, इसको भी आपने 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, मान लो इसको 4 दिया, तो ये देखो एक वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें पहली चीज़ तो आपने कि इन दोनों को एक एक कलर दिया है। पहले कोई भी कलर आपको एक नोड को असाइन नहीं कर सकते आप। ठीक, तो इसको बेसिकली आपको 2 नोड्स को एटलीस्ट असाइन करना ही पड़ेगा कोई भी कलर को। ठीक, दूसरी चीज़ क्या कह रहा है? दूसरी चीज़ कह रहा है कि अगर मान लो आप ये वाली एज को कंसीडर कर रहे हो, ये वाली एज को कंसीडर कर रहा हो, तो इधर आपका एक सब ट्री हो गया, इधर आपका एक सब ट्री होगा। जैसे मान लो हम ये वाली एज को कंसीडर कर रहे हैं, ये वाली एज को कंसीडर करेंगे तो अगर इस एज को मैं यहाँ पे रख दूँ तो देखो इधर का सब ट्री क्या हो गया, इधर का सब ट्री 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक, और इधर का सब ट्री क्या हो गया, इधर का सब ट्री हो गया 1 1 2 और 3। ठीक, तो ये कह रहा है कि ऐसे कोई भी 2 पेयर नहीं होने चाहिए, यानी कि एक से ज़्यादा ऐसे पेयर नहीं होने चाहिए जिनके लिए आपकी कलर का वैल्यू सेम है। जैसे कि देखो इधर एक पेयर ये 2 और ये 2, देखो इन दोनों का कलर क्या है, इन दोनों का कलर है 2, तो ये एक पेयर आपको मिल गया और दूसरा पेयर एक और पेयर है जिनकी दोनों की वैल्यू 3 3 है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका जो सेम कलर का पेयर होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए किसी भी एक एज के लिए। मान लो अगर ये वाली एज कंसीडर कर रहा हो तो इसके दोनों तरफ केवल एक ही ऐसा पेयर होना चाहिए, और एक एटलीस्ट होना ही चाहिए, एक पेयर ऐसा होना चाहिए जिनकी जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, और बाकी सारे पेयर्स जो ऐसा कोई भी पेयर नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में जिनकी वो कलर की वैल्यू सेम हो। ठीक, तो ये पहली चीज़ है। तो इससे देखो एक चीज़ तो निकल के आ गई। एक चीज़ क्या निकल के आ गई कि देखो किसी को भी हम 2 से ज़्यादा कलर नहीं असाइन कर सकते हैं, किसी भी कलर को हम 2 से ज़्यादा नोट्स को नहीं असाइन कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो अगर मान लो हमने इसको भी 2 असाइन किया होता, अभी तो हम देखो हमने दो ही नोट्स को 2 असाइन किया था। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर इसको भी 2 असाइन किया होता, इसको 2 असाइन करोगे तो देखो या तो ये 2 जो है इस साइड पे होगा, अगर इस साइड पे होगा तो इसके साथ पेयर बना लेगा सॉरी, अगर ये इस साइड पे होगा तो इसके साथ पेयर बनेगा और इसके साथ भी पेयर बनेगा, तो 2 तो मिल गई आपको, साफ साफ 2 मिल गया। लेकिन अगर आपने कहा कि नहीं ये 2 इस साइड पे है, अगर ये 2 इस साइड पे है तो आप देखो इसके साथ पेयर बना लेगा। ये 2 और 2 का पेयर एक तो बन ही रहा था ऑलरेडी, अब एक 2 क्योंकि एक्स्ट्रा और है तो वो इसके साथ भी पेयर बना लेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि 2 से ज़्यादा को अगर असाइन करोगे तो 2 एटलीस्ट 2 तो पेयर बन ही जाएंगे। अगर 3 को असाइन करोगे तो 2 पेयर बन जाएंगे। अगर मान लो 4 को असाइन करोगे तो ऐसा हो सकता है कि आपका मान लो इधर ही रख दो आप तो 3 पेयर बन जाएंगे, अगर मान लो इधर रख दो 2 2 के पेयर में तो 4 पेयर बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए यहाँ से कि आप किसी भी कलर को 2 से ज़्यादा नोट्स में नहीं असाइन कर सकते। पहली चीज़ तो ये हो गई आपकी। ठीक, इससे आपका क्या हो गया, इससे आपने ये मेक श्योर कर लिया कि अगर मैं किसी तरीके से ऐसा डिवाइड कर देता हूँ कि एक 2 इस तरफ आ जाए, एक 2 इस तरफ आ जाए, ठीक, एक 2 इस तरफ आ जाए, एक 2 इस तरफ आ जाए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ मेरा अब एक पेयर तो एटलीस्ट ऐसा है जो कि दोनों में मैच कर रहा है, क्योंकि एटलीस्ट एक पेयर तो चाहिए। अब बाकी सारे पेयर्स को आपको ऐसे अरेंज करना है कि वो सारे पेयर आपके इस तरफ हो और या तो फिर इस तरफ हो, मतलब कि दोनों मान लो कलर आपने चूज़ करें कि 2 नोट्स को आप 2 कलर पेंट करोगे, 2 नोट्स को आप 1 कलर से पेंट करोगे, 2 नोट्स को आप 3 कलर से पेंट करोगे। तो अब देखो अब आपने मान लो एक ऐसा ये वाली एज चूज़ करी, ठीक, इसके लिए एक सब ट्री ये बना, एक सब ट्री ये बना, तो इसमें आपका मान लो एक 2 इस तरफ है, एक 2 इस तरफ है। ठीक, अब देखो अब बाकी के जो पेयर्स होंगे वो दोनों एक ही साइड पे होने चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अब 1 इस तरफ है और 1 एक इस तरफ है, क्योंकि अब देखो एक पेयर ये 1 1 भी तो बना देंगे फिर।
अब ये जो 1 है वो 1 दोनों एक ही साइड पे होना चाहिए, और ये जो 3 है ये या तो ये इसी साइड पे होगा, और या तो ये दोनों 3 फिर इसी साइड पे जाएंगे। ठीक, अब मतलब कि पेयर्स में जाएंगे एलिमेंट्स। अब एलिमेंट कभी आपका सिंगल सिंगल नहीं जाएगा। ठीक, तो इससे एक चीज़ और निकल के आई, इससे और एक चीज़ निकल के आई कि इस वाले अगर आप उसको कंसिडर कर रहे हो एज को, तो दोनों साइड का जो सब है, जो आपकी वो बन रहा है सब ट्री बेसिकली, या फिर कंपोनेंट कुछ भी कह सकते हो आप, उसकी देखो जो साइज़ होगा वो क्या होगा, क्योंकि देखो बाकी सारे एलिमेंट्स पेयर में आ रहे हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स पेयर में आ रहे हैं, यानी कि 2 के मल्टीपल में आएंगे, और प्लस एक आपका ये एक्स्ट्रा आ रहा है। इधर भी देखो क्या चीज़ है, इधर भी आपके वो एलिमेंट्स किस में आएंगे, 2 के मल्टीपल में आएंगे, क्योंकि पेयर्स में ऑलरेडी चूज़ कर रहे हो, है ना, क्योंकि एक भी एलिमेंट अगर इधर आपने ट्रांसफ़र कर दिया तो एक और एक्स्ट्रा पेयर बन जाएगा, इसलिए आपको सारे एलिमेंट्स पेयर में ही रखने पड़ेंगे। अगर 3 2 बार यूज़ हो रहा है और हमने ये देख लिया कि एक बार आ नहीं सकता है, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक बार आ नहीं सकता कोई, या तो 0 बार आएगा या तो 2 बार आएगा, और 2 से ज़्यादा बार आ नहीं सकता, ये भी हमने अभी ऊपर देख लिया। ठीक, तो कोई भी एलिमेंट 2 ही बार आएगा। अब क्योंकि 2 बार आ रहे हैं तो एक ही ऐसा एलिमेंट होगा जिसको आप स्प्लिट करके दोनों सब ट्री में डालने की कोशिश करोगे, और बाकी सारे आपके पेयर में रहेंगे। तो ये पता चल गया कि आपके कंपोनेंट का जो साइज़ होगा, एक भी किसी भी एज के जो दोनों तरफ कंपोनेंट्स का साइज़ होगा वो आपका ऑड होगा। ठीक, तो आप देखो क्वेश्चन आपका पूरा बॉइल डाउन हो गया इस चीज़ पे। किस चीज़ पे, कि आपको क्या करना है, आपको हर एक एज के जो किसी भी एज को ब्रेक करो तो जो 2 कंपोनेंट आपके बन रहे हैं वो दोनों का साइज़ क्या होना चाहिए, वो दोनों का साइज़ आपका ऑड में अगर आप डिवाइड कर पा रहे हो तो मतलब कि आपका एक ऐसा पॉसिबल है ट्री बनाना, अदरवाइज़ ऐसा ट्री बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब देखो ये कैसे पता करोगे कि कैसे होगा कि आप किसी भी एच के दोनों तरफ के कंपोनेंट्स हैं वो आपके ऑड साइज़ के होंगे। ठीक, तो इसके लिए देखो, इसके लिए आपको समझ में आना चाहिए क्या चीज़, इसके लिए आपको समझ में आना चाहिए कि किसी भी एज की आउट डिग्री क्या होती है। ठीक, जैसे कि देखो ये एक एज है आपकी, मान लो ये एक नोड है, इसमें अब इस नोड की आउट डिग्री क्या होती है, इस नोड की आउट डिग्री होती है कि इससे कितनी नंबर ऑफ एजेस जा रही है, मतलब कि इससे कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं आपके टोटल। ठीक, इसके मान लो ये एक चिल्ड्रन है, ये एक चिल्ड्रन है, ये एक चिल्ड्रन है, तो इसकी आउट डिग्री क्या हो गई, इसकी आउट डिग्री हो गई 3। ठीक, इस एज की आउट डिग्री क्या हो गई, इस मतलब कि बेसिकली नोड की आउट डिग्री क्या हो गई, इस नोड की आउट डिग्री हो गई 3। ठीक, ऐसे इसकी मान लो आउट डिग्री हो गई 2। ठीक, इसकी आउट डिग्री क्या हो गई, इसकी आउट डिग्री भी हो गई आपकी मान लो 2 या 3 मान लो। ठीक, इसकी आउट डिग्री 3 नहीं है, इसकी आउट डिग्री 4 है, क्योंकि एक ऐसे देखो पीछे भी लगी हुई है ना, तो इसकी बेसिकली आउट डिग्री क्या है, इसकी आउट डिग्री 4, इसकी आउट डिग्री क्या है, इसकी आउट डिग्री 3। ठीक, अब देखो, अब अगर मान लो हमें डिवाइड करना है, मान लो इस एज को हम ब्रेक करते हैं, इस एज से हम ब्रेक करते हैं, तो मेरा देखो एक कंपोनेंट में 3 नोड्स हैं, दूसरे कंपोनेंट में कितनी नोड है, दूसरे कंपोनेंट में 1 2 3 4 5 6 नोड है, दूसरे कंपोनेंट में कितनी नोड्स हैं, दूसरे कंपोनेंट में 6 नोड्स हैं, यानी कि ये तो आपका गलत हो गया, है ना। तो देखो इसमें दिक्कत कहाँ पे आ रही है, इसमें दिक्कत देखो यहाँ पे आ रही है कि देखो इसकी आपकी आउट डिग्री कितनी थी, इसकी आउट डिग्री 3 थी, यानी कि ये तुम्हारे टोटल 3 और एलिमेंट से जुड़ा हुआ था, है ना, ये टोटल आपके 3 और एलिमेंट से जुड़ा हुआ था। तो अगर हमने एक एज ब्रेक करी तो एक एलिमेंट इसका छूट गया, लेकिन अब ये कितने 2 एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक, 2 एलिमेंट्स और से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसमें टोटल 3 एलिमेंट्स होंगे। ठीक, ऐसे ही इस एज की इसकी क्या थी, इसकी थी 3, इसकी आउट डिग्री थी 3 की, इसमें बेसिकली ये आपका 3 और अलग अलग एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। अब देखो इनकी आउट डिग्री क्या थी, इसकी आउट डिग्री थी इवन नहीं ऑड, सॉरी बेसिकली ऑड थी इसकी आउट डिग्री, क्योंकि ये 3 से जुड़ा हुआ था। इसकी आउट डिग्री क्या थी, इसकी आउट डिग्री है इवन, और इसकी आउट डिग्री क्या है, इसकी आउट डिग्री भी आपकी ऑड। ठीक, तो देखो कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें आपके ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अगर आप मान लो एक ऐसा सब ट्री चूज़ करते हो जिसमें मान लो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इस कंपोनेंट में, इस कंपोनेंट में भी ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इस कंपोनेंट में भी आपके ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक, अब देखो, अब आप मान लो इसको 2 उसमें ब्रेक करना चाहोगे, याली एच से मान लो आप ब्रेक करना चाहोगे, याली एच से अगर ब्रेक करोगे तो इसमें देखो ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इन दोनों में ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और साथ में एक एलिमेंट और आ जाएगा इस कंपोनेंट में, है ना। तो ऑड प्लस आपका जो एक अलग से एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया, तो ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवन प्लस ऑड क्या होता है, इवन प्लस ऑड होता है आपका ऑड। ठीक, तो यानी कि अभी भी ये ऑड ही रहेगा। ऑड क्यों रहा, क्योंकि आपका इसके नंबर ऑफ जो आउट डिग्री थी, इसकी जो आउट डिग्री थी वो क्या थी, वो एक ऑड एलिमेंट था, वो एक आउट डिग्री 3 थी, क्योंकि एक ब्रेक होगा तो अब इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स बचेंगे। अगर मान लो इसकी आउट डिग्री जो होती, अगर इसकी आउट डिग्री आपकी 4 होती, ठीक, और सारे एलिमेंट क्योंकि ऑड रहना कंपलसरी है सारे कंपोनेंट्स का, तो मान लो ये भी कंपोनेंट आपका ऑड होता, ये भी कंपोनेंट ऑड होता, ये भी ऑड होता, और ये भी ऑड होता। ठीक, अब क्या करते हैं, अब आप इस वाली को अगर ब्रेक करोगे तो एक कंपोनेंट तो आपका ऑड बन गया,
दूसरा कंपोनेंट देखो क्या है, इसमें 3 ऐसे सब वो है आपकी कंपोनेंट जो कि ऑड है, यानी कि 3 इंटू ऑड क्या हो जाएगा आपका, ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, इवन प्लस ऑड क्या हो जाएगा, इवन प्लस आप ऑड आपका हो जाएगा ऑड। और ऑड में जब ये एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जो है, ये एक नोड एक्स्ट्रा भी तो है, इसको ऐड करोगे तो ऑड प्लस 1 होता है आपका इवन हमेशा। ठीक, तो क्योंकि आपकी क्या हो गया, आपका ये ऑलरेडी कंपोनेंट 3 है। ठीक, 3 मतलब कि ऑलरेडी ऑड दे रहा है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि एक कंपोनेंट अगर हटा दो तो अब मेरे पास इवन नंबर ऑफ ऑड कंपोनेंट्स बचे, क्योंकि इवन इंटू ऑड करोगे तो इवन बचेगा और उसमें 1 प्लस 1 जैसे ही करोगे वो ऑड हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो, अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि आपको जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स चाहिए किसी भी नंबर ऑफ उसकी देखो, क्योंकि सारे का जो सारे में नंबर ऑफ नोड्स हैं वो तो ऑड हैं, ये तो आपको पता ही है। अब किसी भी एज की आउट डिग्री क्या होनी चाहिए, उसकी आउट डिग्री हमेशा ऑड होनी चाहिए। अगर किसी भी आउट डिग्री इवन है तो ये कह सकते हो आपकी, इसको आप नहीं डिवाइड कर सकते हो दो ऐसे कंपोनेंट्स में। अगर किसी भी एज से हम एक एज एटलीस्ट ऐसी एग्जिस्ट करेगी जिससे हम इसको अगर ब्रेक करेंगे तो एक साइड आपका ऑड आ जाएगा और एक साइड आपका इवन आ जाएगा। ठीक, आपको अब मेक श्योर क्या करना है, आपको मेक श्योर करना है कि पहली चीज़ क्या मेक श्योर करनी है, पहली चीज़ मेक श्योर करनी है कि कोई भी कलर आपका 2 या 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या मेक श्योर करनी है, दूसरी चीज़ आपको मेक श्योर करनी है कि हर एक एज जो है, हर एक एज की जो आउट डिग्री होनी चाहिए, आउट डिग्री क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी ऑड। किसी भी अगर उसकी आउट डिग्री इवन है तो यानी कि आप नहीं कर सकते हो। ठीक, अब आपको एक्चुअली वो कलर कॉम्बिनेशन भी प्रिंट करना है। तो देखो, अगर मान लो मैं एक ऐसा ट्री लेके चलता हूँ, मान लो ये है मेरा ट्री। ठीक, सबकी आउट डिग्री ऑड होनी चाहिए, ये मेक श्योर करना। देखो, इसकी 3 हो गई, इसकी क्या हो जाएगी, इसकी भी मुझे ऑड ही रखनी है और इसकी भी मुझे ऑड ही रखनी है। ठीक, देखो अब हर एक की आउट डिग्री जो है वो उस कलर उतनी है। ठीक है, अब देखो हर एक को मैं 2-2 कलर से पेंट कर सकता हूँ, हर एक कलर को मैं 2 नोट्स को असाइन कर सकता हूँ। तो मान लो इसको मैंने 1 असाइन किया, तो मुझे क्या करना है, 1 अब किसी एक और को भी असाइन करना पड़ेगा। देखो, मान लो मैंने इसको 1 असाइन किया, अब इसको मैं 2 असाइन कर रहा हूँ, इसको 2 असाइन कर रहा हूँ। देखो, इस 2 लेयर में मेरे 2 कलर पूरे यूज़ हो गए। ठीक, इस 2 लेयर में मेरे 2 कलर पूरे यूज़ हो गए। अब देखो, अब बाकी मेरे क्या होगा, अब बाकी सबके चिल्ड्रंस क्या है, इवन चिल्ड्रंस है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नेबर्स को ही असाइन कर सकता हूँ कलर। देखो, जैसे इसको मैंने 3 असाइन कर दिया, इसको 3 असाइन कर दिया, इसको 4, इसको 4, इसको 5, इसको 5, इसको 6, इसको 6। देखो, अब क्योंकि नेबर्स हैं तो नेबर वाली एज से ही तुम तोड़ोगे। अब अगर तुम्हें मान लो इसको तुम्हें ऐसा करना है कि 6 तुम्हारा एक अलग कंपोनेंट में रहे, 6 तुम्हारा एक अलग कंपोनेंट में रहे, तो देखो अब क्या करोगे तुम, इस वाली नेबर वाली एज से तुम तोड़ दोगे। तो अब देखो, एक कंपोनेंट ये बन गया तुम्हारा बेसिकली, और दूसरा कंपोनेंट वो पूरा बन गया। उसमें देखो खाली ये 6 अलग है, बाकी क्योंकि सारे सेम कलर्स हैं, वो सारे क्या हैं, वो नेबर्स में हैं। तो यानी कि वो ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि देखो, अब इसके नीचे का सब ट्री इसमें आएगा ना, इसके नीचे का सब ट्री आएगा। और क्योंकि नेबर्स को तुम कलर असाइन कर रहे हो, इसको भी देखो 7, इसको भी 7, नेबर्स को क्योंकि कलर असाइन कर रहे हो, तो यानी कि हमेशा ये होगा कि वो जो नेबर्स हैं वो सारे साथ में रहेंगे। और केवल एक ऐसे को तुमने नेबर से ही ब्रेक किया है, 6 को देखो तुमने नेबर से ब्रेक किया, तो ये मेक श्योर तुम कर रहे हो कि एक 6 तुम्हारा इस कंपोनेंट में, एक 6 तुम्हारा इस कंपोनेंट में, और ये बीच की एज ये वाली है। ठीक, और बाकी सारे एलिमेंट क्योंकि नेबर्स में है तो यानी कि ये सारे पेयर में रहेंगे, यानी कि 2 2 एक साथ, 1 1 एक साथ, 3 3 एक साथ, 4 4 एक साथ, 5 5 एक साथ, और तुम्हारा 7 7 इस वाले में। ठीक, ऐसे ही देखो सबके लिए पॉसिबल है। जैसे अगर तुम्हें मान लो 1 को अलग रखना है तो ये 1 वाली एज से ब्रेक कर दो, 2 को अलग रखना है तो ये 2 वाली एज से ब्रेक कर दो। जैसे ही तुम एक एज से ब्रेक करोगे, क्योंकि अब सारे एलिमेंट्स पेयर में हैं, सारे एलिमेंट्स अगल बगल किसी भी, देखो मान लो जैसे कि 3 की बात हो रही है, तो 3 दोनों जो हैं वो किसी एक एलिमेंट के सब ट्री में प्रेजेंट है, किसी भी एक एलिमेंट के सब ट्री में प्रेजेंट है। जैसे कि देखो, इस 2 के सब ट्री में सारे 4 हैं, इसी 2 के सब ट्री में सारे 5 हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके सब ट्री के बाहर भी कहीं 5 प्रेजेंट है, नहीं। तो मतलब कि अगर ये 2 से ब्रेक होगा तो सारे 4 एक ही तरफ रहेंगे, सारे 5 एक ही तरफ रहेंगे। ठीक, उम्मीद करना समझ में आ गया होगा। ये बना के एक बार ज़रूर देख लेना, ये ट्री जैसा मैंने बनाया है। तो इससे मेक श्योर ये हो जाएगा कि तुम एक एलिमेंट पिक करोगे जिसको तुम्हें अलग करना है। मान लो इस एज से तुम ब्रेक कर रहे हो तो ये 2 तुम्हारा देखो एक तरफ आ गया, और इसके नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो सारे इसी कंपोनेंट में खाली, और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो सारे दूसरे कंपोनेंट में चले जाएंगे। ठीक, तो ये मोटा मोटा हिसाब है। पहली चीज़ कि सारे मेक श्योर करना है कि तुम्हें कोई भी कलर को तुम खाली 2 नोट्स को मैक्सिमम असाइन कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि हर एक एलिमेंट की आउट डिग्री तुम्हारी जो होनी चाहिए वो ऑड होनी चाहिए, तभी तुम ये मेक श्योर कर सकते हो कि तुम्हारी ऐसी कोई भी एज नहीं है जिससे तुम्हें 2 कंपोनेंट में डिवाइड करने पे कोई भी एक इवन साइज का कंपोनेंट प्रेजेंट है। ठीक, और उसको डिवाइड कैसे करोगे वो तुम्हें देखो कलर मैंने बता दिया कैसे करोगे, कि हर एक नेबर्स जो है उनको तुम दोनों को सेम कलर असाइन करने की कोशिश करोगे, ताकि तुम्हारा जो सेम कलर वाली नोट्स है वो सारी सेम सब ट्री में रहे। ठीक, अब देखो, अब इन दोनों क्वेश्चंस में करना क्या था वो आप देख लो।
इस देखो पहले क्वेश्चन में क्या करना था, पहले क्वेश्चन में आपको बेसिकली एजेस दी हुई थी, ठीक, सारी एजेस दी हुई थी, यानी कि एक तरीके से ये ट्री पूरा दिया हुआ था आपको बताना था कि कैसे किस तरीके से कलर तुम असाइन करोगे। तो देखो इसमें मैंने तुमको कलर असाइन करके बता ही दिया। ये पूरा जो ट्री है इसमें तुम खाली पहले नोड को एक कलर, उसके एक चिल्ड्रन को एक कलर दोगे, बाकी सारों को तुम क्या कर सकते हो, बाकी तुम पेयर में कलर दे सकते हो, ठीक। दूसरे में क्या बताना था, दूसरे में आपको ये भी बताना था कि एक एक करके इसमें एलिमेंट ऐड हो रहे हैं, ठीक, एक एक करके एलिमेंट ऐड हो रहे हैं। अब आपको बताना है कि इस टाइम पे ये जो एलिमेंट ऐड हुआ इसके बाद आपका क्या ये एक वैलिड ट्री है कि नहीं, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको बतानी थी। तो देखो वैलिड चेक करने के लिए क्या है, किसी भी टाइम पे तुम्हारी जो आउट डिग्री होनी चाहिए वो किसी की भी तुम्हारी इवन नहीं हो सकती है, ठीक। तो क्या करोगे तुम, हर एक एलिमेंट को ऐड करते टाइम वो देखोगे तुम आउट डिग्री क्या है। अगर किसी भी टाइम पे तुम्हारी आउट डिग्री जो है वो इवन हो गई है तो उस टाइम पे तुम आंसर कर सकते हो इस क्वेरी को, किसी भी एक की आउट डिग्री। तो इसके लिए तुम फ्लैग बना के चल सकते हो, एक पूरी एरे बना के चल सकते हो। उसमें तुम क्या करोगे, हर एक एलिमेंट की आउट डिग्री को तुम बढ़ाते जाओगे, और जैसे ही किसी भी टाइम पे तुम्हें पता चलेगा कि इसकी आउट डिग्री जो है तुम्हारी वो इवन हो गई है, उस टाइम पे तुम उसको 0 या 1 असाइन कर सकते हो। 0 मतलब कि तुम्हारा ये एक वैलिड ट्री नहीं है, और 1 मतलब कि ये वैलिड ट्री है, और बाकी बाद में तुम्हें कॉम्बिनेशन बताना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो तुम्हारा पूरा ट्री ऑलरेडी बन के प्रेजेंट हो जाएगा, और पूरा ट्री जब तुम्हारा बन जाएगा तो फिर इसी तरीके से तुम उसको भर दोगे कि सारे नेबरिंग वाले दो अगल बगल वाले 2 चिल्ड्रंस हैं उनको तुम सेम कलर देते जाओगे, ठीक। तो ये थोड़ा सा देखो टफ था, थोड़ा सा इसमें सोचना ज़्यादा था, और थोड़ा सा तुम्हें हार्ड होगा इसको बिलीव करना। लेकिन अगर एक बार तुम लिख वगैरह के देखोगे, ठीक, लिख के देखोगे अगर, तो तुम्हें समझ में आने की ज़्यादा चांसेस है, ठीक। लेकिन थोड़ा सा मतलब हार्ड साइड पे था, तो एक बार करने की कोशिश करना। अगर तुम्हें समझ में आता तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो मुझसे कमेंट में पूछना, मैं जो पार्ट तुम्हें एग्जैक्टली नहीं समझ में आया वो तुम्हें समझाने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि तुमको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो पूछने की कोशिश करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।